नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। 15 जनवरी का दिन खास है। इस दिन को भारत अपनी रक्षा के लिए तत्पर भारतीय सेना के रणबांकुरों के साहस, शौर्य, पराक्रम और समर्पण के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास जताने के लिए सेना दिवस के तौर पर मनाता है। दुनिया की सबसे प्रोफेशनल सेनाओं में से एक भारतीय सेना का बड़ा गौरवमयी इतिहास रहा है। 77वें सेना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय सेना का ये गौरवमयी इतिहास, शानदार वर्तमान और सुरक्षित भविष्य एक साथ दिखाई दिया। समर्थ भारत, सक्षम भारत के थीम पर हुई इस शानदार परेड में सेना ने अपनी रणनीतिक ताकत और अपनी सैनिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। सेवा परमो धर्म भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। इसी पर अमल करने वाले बहादुर जवानों की अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर्स की विशिष्ट टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। इस मौके पर यह साफ दिखा कि बदलते वक्त की चुनौतियों के साथ सेना खुद को कैसे बदल रही है। जिस तेजी से युद्ध की टेक्नोलॉजी आधुनिक हो रही है, उतनी ही तेजी से सेना भी उसे अपना रही है। इसी को दिखा रही हैं मार्च पास्ट की ये तस्वीरें, जिन्होंने सबको हैरान भी कर दिया। सेना के रोबोटिक डॉग्स का कदम से कदम मिलाता मार्च पास्ट। इन्हें मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट यानी म्यूल्स कहा जाता है। ऐसे 100 रोबोटिक डॉग्स को हाल में सेना में शामिल किया गया है। ऑपरेशनल क्षमताओं को बेहतर करने, खासतौर पर ऊंचे पहाड़ों और रेगिस्तानी इलाकों में इन रोबोटिक डॉग्स की भूमिका बेहद खास होने जा रही है, जहां जवानों का जाना मुश्किल हो। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में शामिल महिला अग्निवीरों के 2 विशेष दस्ते भी इस मार्च पास्ट में शामिल हुए। 15 जनवरी खास इसलिए है क्योंकि 1949 में इसी दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने, जब उन्होंने ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर से सेना की कमान अपने हाथों में ली। भारतीय सेना में 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। हर रेजिमेंट का देश की रक्षा में अपना विशिष्ट योगदान है। शौर्य की अपनी गाथाएं हैं, जिनकी छाप उन्होंने भारत की सीमाओं से लेकर दुनिया के दूर दराज के युद्ध क्षेत्रों तक में छोड़ी है। विश्व में अपने साहस और बहादुरी का लोहा मनवाया है। आज हम ऐसी ही कुछ रेजिमेंट्स पर बात करने जा रहे हैं। ये हैं गोरखा रेजिमेंट। भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिनमें 39 बटालियन हैं, जो बीते 200 साल से ज्यादा समय से भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से कभी पीछे नहीं हटी। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत के दौर में उन्होंने कई युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाई। दोनों विश्व युद्धों में दुनिया के कई मोर्चों पर अपने रणनीतिक कौशल और सैन्य क्षमताओं का परिचय दिया। दुनिया की सेनाओं ने उनकी ताकत का लोहा माना। आजादी के बाद भी भारत के हर युद्ध में गोरखा रेजिमेंट्स ने अपनी साहस और बहादुरी के नए कीर्तिमान बनाए। गोरखा रेजिमेंट्स के अफसरों और जवानों को सैन्य बहादुरी के लिए देश के सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र जैसे सम्मान भारत की रक्षा में गोरखा रेजिमेंट के जवानों को समर्पित किए गए, उन्हें प्रदान किए गए। गोरखा जवान अपनी बहादुरी, अनुशासन, वफादारी और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। हिमालय के निगहबां गोरखा जवानों के लिए कहा जाता है कि वो मौत से भी नहीं डरते। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय सेना के सबसे प्रतिष्ठित नामों में से एक पूर्व थल सेना अध्यक्ष
फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कई बार कही, जिन्हें प्यार और सम्मान से सैम बहादुर भी कहा जाता है। Anyone who says he is not frightened is a liar, except perhaps the Gorkha. Anyone who says he is not frightened is a liar, except perhaps the Gorkha. लेकिन सवाल यह है कि हम गोरखा राइफल्स की आज बात क्यों कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि जून 2022 से जब से सेना में अग्निपथ स्कीम शुरू हुई है, नेपाली गोरखा जवान सेना में भर्ती नहीं हो रहे हैं। नेपाल की सरकार ने अग्निपथ स्कीम पर ऐतराज के तहत भर्ती होने के लिए उन्हें भारत भेजने से इनकार कर दिया है। भारतीय सेना में अधिकतर गोरखा जवान नेपाल से ही आते रहे हैं। अग्निपथ स्कीम लागू होने से पहले के 2 साल 2020 और 2021 में कोविड महामारी के कारण भी उनकी भर्तियां नहीं हो पाई। इस तरह बीते 4 साल से नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल नहीं हुए हैं। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट्स में आज करीब 32,000 से ज्यादा नेपाली गोरखा जवान हैं और करीब 12,000 नेपाली गोरखा जवानों की कमी है। और इसकी बड़ी वजह है अग्निपथ स्कीम पर नेपाल को ऐतराज है। हालांकि भारत नेपाल से गोरखा जवानों की भर्ती की इजाजत देने का अनुरोध कर चुका है, लेकिन नेपाल की दलील है कि अग्निपथ स्कीम से 1947 में भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन हुआ है। इस समझौते के तहत नेपाल के गोरखा जवानों को भारत और ब्रिटेन की सेनाओं में शामिल होते रहने की इजाजत दी गई थी। उनकी सेवा शर्तें इसके तहत तय हुई थी और नेपाल का मानना है कि अग्निपथ स्कीम से इन सेवा शर्तों का उल्लंघन हुआ है। त्रिपक्षीय समझौते के तहत 6 गोरखा रेजिमेंट आजाद भारत को मिली और 4 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटेन की सेना को। जो गोरखा रेजिमेंट ब्रिटेन के हिस्से में आई थी, उनके जवानों को यह विकल्प दिया गया था कि वो चाहें तो ब्रिटेन की सेना में जाएं या भारत की सेना में। तब सिर्फ 4,000 गोरखा जवान ब्रिटिश आर्मी के साथ गए। ये गोरखा जवानों के साथ भारत के साथ प्यार और अपनेपन की एक मिसाल है जो आज तक कायम है। लेकिन अब इसके रास्ते में नई अड़चन आ गई है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी बीते साल नवंबर में जब नेपाल के दौरे पर गए तो नेपाल के सेना प्रमुख के साथ उन्होंने इस अड़चन को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने नेपाल के थल सेनाध्यक्ष से आग्रह किया कि वो भारतीय सेना में नेपाली गोरखा जवानों की भर्ती फिर शुरू कराएं, जो महामारी के दौर से रुकी हुई है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का मानना है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही नेपाली गोरखा जवानों की भारतीय सेना में भर्ती शुरू हो जाएगी। 13 जनवरी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इससे जुड़े सवाल का जवाब भी दिया। As far as Agnipath is concerned, as you are aware that this is not the subject due to army chiefs will discuss, and it's a political decision. And as far as India is concerned, India has already given its proposals to the Nepal side, and as and when we hear from the Nepal side, we'll be working towards that. Is it causing any deficiency in the army? No. As of today, wherever such deficiencies are there, it is being filled in by other recruitable military population. जैसा कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि गोरखा राइफल्स में अब अन्य समुदायों से भर्ती योग्य जवानों की भर्ती हो रही है। इसके लिए गोरखा राइफल्स की कुछ रेजिमेंट्स में उत्तराखंड के गैर गोरखा यानी भर्ती योग्य गढ़वाली और कुमाऊनी जवानों को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी मार्शल रेस माना जाता है। इससे पहले गोरखा रेजिमेंट में नेपाली गोरखा या भारतीय गोरखा जवान ही भर्ती किए जाते रहे, जिनके बीच 60 और 40 का अनुपात रखा जाता रहा है। गोरखा जवानों का भारतीय सेना से कितना गहरा जुड़ाव रहा है, इसका अंदाजा इस बात से मिल सकता है कि आज नेपाल में करीब 1.25 लाख पेंशनधारी हैं जो भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। गोरखा रेजिमेंट का भारत के साथ रिश्ता कोई नया नहीं है। ये इतिहास में 19वीं सदी के शुरुआती सालों से है, जब गोरखा जवानों ने तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह की सेना में सेवाएं दी। 1769 में राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल साम्राज्य की स्थापना की, नेपाल के कई इलाकों को अपने अधीन मिलाया। इसके बाद नेपाल ने लगातार अपनी सीमाओं को बचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के कई राजे रजवाड़ों के साथ लड़ाई लड़ी। 1809 में उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल पर कब्जा कर लिया और आज के हिमाचल में कांगड़ा तक पहुंच गए। लेकिन फिर राजा रणजीत सिंह की सेना ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और नेपाल की सेना को संधि करने पर विवश होना पड़ा। गोरखाओं की बहादुरी से प्रभावित महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा युद्ध के बाद उन्हें अपनी सेना में शामिल करने का प्रस्ताव दिया और ये भारतीय सेना में उनकी पहली भर्ती थी।
इनमें से कई गोरखा जवान 1822 में हुए अफगान सिख युद्ध में भी लड़े। 1845 के पहले एंग्लो सिख वॉर में सिख सेना में एक गोरखा पलटन फौज खास के नाम से जानी गई। उधर 1816 में नेपाल की सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश सेना से हार गई। इसके बाद सगौली संधि हुई, जिसके तहत ब्रिटेन और नेपाल के बीच युद्ध खत्म हुआ तो नेपाल के गोरखा सैनिकों की बहादुरी से प्रभावित ब्रिटिश अफसरों ने भी उन्हें अपनी सेना में शामिल करने का फैसला किया। सगौली संधि के तहत नेपाल ने तब गोरखाओं की 3 रेजिमेंट्स नसीरी, सिरमौर और कुमाऊं रेजिमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल होने की इजाजत दी। इसके बाद गोरखा जवानों ने कई युद्धों में अपनी गहरी पहचान छोड़ी। भारत की आजादी के बाद भी गोरखा सैनिकों ने हर युद्ध में अपनी वीरता की गहरी गाथा लिखी है। गोरखा रेजिमेंट का युद्ध घोष है जय महाकाली आयो गोरखाली, और खुखरी उनका चिर परिचित हथियार है जो एक तरह से उनका ट्रेडमार्क भी माना जाता है। 2020 तक हर साल 1200 से 1500 नेपाली गोरखा जवान भारतीय सेना में शामिल हो रहे थे और 2020 के बाद से अब तक करीब 14,000 नेपाली गोरखा रिटायर हो चुके हैं। इस तरह करीब 12,000 नेपाली गोरखाओं की कमी भारतीय सेना में है और उनकी जगह अब भारतीय गोरखा जवानों के अलावा उत्तराखंड से गढ़वाली और कुमाऊनी जवानों को भी गोरखा रेजिमेंट में भर्ती किया जा रहा है। गढ़वाली और कुमाऊनी जवानों की अपनी अलग रेजिमेंट्स भी हैं। गोरखा जवानों की भर्ती का मुद्दा सिर्फ सेना का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये भारत और नेपाल के पारंपरिक संबंधों की मजबूती की भी पहचान रही है। गोरखा जवानों ने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और भारत में उनके इस बलिदान को सर्वोच्च स्तर पर सम्मानित किया गया। नेपाल में जिस इलाके से गोरखा जवान मूल रूप से आते हैं वो पश्चिमी नेपाल का गोरखा जिला है जो अपने बहादुर लोगों के लिए जाना जाता है। ये कस्बा भारतीय संत गुरु गोरखनाथ से भी जुड़ा रहा है और माना जाता है कि गोरखा शब्द भी गोरखनाथ से ही निकला है और इस इलाके में गुरु गोरखनाथ के लाखों अनुयायी हैं। गोरखा रेजिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो गोरखाओं की एक बड़ी पहचान है, वो है उनका पारंपरिक हथियार खुखरी। एक ऐसे दौर में जब युद्ध के उपकरण आधुनिक हो गए हैं, गोरखा रेजिमेंट के इन जवानों का ये पारंपरिक हथियार खुखरी उनकी आज भी पहचान बना हुआ है। ब्रेक के बाद खुखरी पर बात, ब्रेक के बाद। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम आखिरकार हो गया है। कुछ ही देर में इसका आधिकारिक ऐलान होने वाला है। 7 अक्टूबर 2023 से हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था, हमास के हमले के बाद इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की थी, उसके बाद युद्ध विराम की कई कोशिशें हुई। बीच में कुछ समय के लिए युद्ध विराम हुआ भी, लेकिन इसके बाद युद्ध विराम लगातार टलता रहा और अब ये जानकारी मिल रही है कुछ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो गया है। हमारे विदेशी मामलों के जानकार, हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। उमा, ये जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम है, काफ़ी समय से इसकी उम्मीद की जा रही थी, अब आखिरकार ये हो गया। किस किस की इसके पीछे बड़ी भूमिका रही और क्या इसकी शर्तें हो सकती हैं? जी देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है और ये जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से। अभी आधिकारिक ऐलान का इंतजार है और कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से इस बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने की जानकारी भी सामने आ रही है। पिछले कई दिनों से लगातार इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि ये जो पीस डील है वो हो जाएगा और युद्ध विराम हो जाएगा और बंधकों की वापसी भी होगी। जो जानकारी अब तक निकल कर सामने आई उसके मुताबिक ये जो संभावित डील है जिसका ऐलान अभी होना है, उसके तहत जो हमास की तरफ से पहले 33 बंधकों को छोड़ा जाना है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, और हर उन बंधकों के बदले 30 फिलिस्तीनी कैदी जो इजराइल की जेलों में बंद हैं उनको छोड़ा जाना है। ये भी शर्तों में शुमार है कि 50 साल के अधिक उम्र के जो बंधक छोड़े जाएंगे उसके एवज में इजराइल की जेलों में बंद 50 साल से अधिक उम्र के फिलिस्तीनी कैदी जो हैं, हर एक बंधक के बदले 30 ऐसे कैदी छोड़े जाएंगे। ये भी जानकारी आ रही है कि जो हमास के कब्जे में
इजराइल की जो महिला सैनिक हैं उन हर महिला सैनिक के एवज में 50 कैदी जो फिलिस्तीन के हैं वो छोड़े जाएंगे। हालांकि इस बात को लेकर कई तरह की रुकावटें भी रही जिसकी वजह से इस डील को होने में काफी वक्त लगा। उसमें ये भी है कि जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, क्या इजराइल उससे वापस आएगा, जो कि इजिप्ट और गाजा बॉर्डर के बीच की सीमा है। तो इन सब बातों पे स्थिति अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि इस डील के तहत मध्य गाजा से इजरायली सैनिक जो हैं वापस लौटेंगे और नॉर्थ गाजा में, जहां से कि तकरीबन 11-12 लाख लोगों को साउथ गाजा या सेंट्रल गाजा भेज दिया गया था, उन फिलिस्तीनियों को नॉर्थ गाजा लौटने दिया जाएगा इजराइल की तरफ से। इस बात की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जहां तक एक सिक्योरिटी पेरिफेयर की बात है, उसको लेकर के विवाद था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसको लेकर भी सहमति बन गई है। इजराइल चाहता था कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर का दायरा हो उस पेरिफेरी का, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हमास जो है इसके लिए तैयार हुआ है और वो पेरिफेरी कुछ छोटा हो सकता है, 500 से 700 मीटर तक का हो सकता है। तो इसके डिटेल्स निकलकर आगे आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की बात और जानकारी ये भी आ रही है कि गाजा में इस बात को लेकर सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि उनको एक नई जिंदगी मिली है, क्योंकि 15 महीने से जो चल रहा युद्ध था इस डील के साथ वो फिलहाल के लिए खत्म होगा। और दूसरे फेज को लेकर, इस सीज फायर के दूसरे फेज को लेकर जब बातचीत शुरू होगी वो 16 दिनों के बाद शुरू होगी और तब जाकर एक पूर्ण युद्ध विराम को लेकर जो बात है वो शायद एक रूप ले पाए। निश्चित तौर पर उमाशंकर ये एक बड़ी कामयाबी है और ख़ास तौर पर ट्रंप प्रशासन के सत्ता में आने से ठीक 5 दिन पहले बाइडेन प्रशासन ने इसको आखिरकार अमल इस पर एक तरह से कर दिया। ये जो युद्ध विराम कराने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। वक्त एक ब्रेक का।